वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हम कह सकते हैं कि ख़बरों में जमात रहती ही है, कुछ जो अपोजिशन में उसका रोल है उसकी वजह से, कुछ इमरान खान साहब की वजह से, मगर शायद इन दोनों इशू से भी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़बरों में रहती है अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उनकी वजह से। लगता है कि जमात की जो इंटरनल फ्रिक्शन है, लड़ाइयाँ हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आजकल भी ये इशू जो है ये ख़बरों की जीनत बना हुआ है और इस दफ़े बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। बताया ये जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी कि प्रोविंशियल असम्बली की जमात है, उसमें इख्तलाफात पाए जाते हैं और जो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब हैं उनकी शायद जो सपोर्ट सारे पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेटर्स जो है वो नहीं करते। अभी पिछले दिनों में ही वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने एक इजलास बुलाया जिसकी सदारत उन्होंने ख़ुद की, मगर उसमें काफ़ी बताया जा रहा है कि जो अरकान असम्बली थे उन्होंने शिरकत नहीं की। कुछ तो लोग ये कहते हैं कि ये जो 92 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास था, तो इसमें से 30 के करीब ऐसे अरकान थे जो वहाँ नहीं आए। 55 के करीब अरकान जो थे वो इस इजलास में शामिल थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तरदीद करती है इस ख़बर की। वज़ीर इत्तलात जो है शफी जान साहब, उन्होंने कहा कि इजलास में 75 के करीब जो अरकान थे वो मौजूद थे। इसके अलावा 5 अरकान ऐसे भी थे बकौल उनके जो सूबे से बाहर थे, इसलिए वो शिरकत नहीं कर सके। एक और अहम बात कि इस इजलास में अली अमीन गंडापुर साहब जो साबिक वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। इसके साथ साथ ये भी इत्तला आई कि एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जमात का, उसमें भी तल्ख़ कलामी हुई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने उस ग्रुप में कुछ इस तरह की बात की कि कुछ लोग, कुछ जनरल जो हैं, उन्होंने पार्टी के अरकान जो हैं 27 के करीब, उनको तोड़ लिया है या अलग कर लिया है, जिस इल्ज़ाम पर फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने भी जवाब दिया इसका। उन्होंने जवाबी पैगाम में लिखा कि इसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? अगर कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है तो इसका नाम लिया जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला साहब के बारे में ये भी कहा कि सूबा आपसे कंट्रोल नहीं होता और आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त नहीं है। ये जब ख़बर सामने आई तो इसके बाद फिर शफी जान साहब की तरफ से ये बयान आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम अरकान जो है वो वज़ीर आला की क़यादत में पूरी तरह मुत्तहिद हैं। ये एक तरफ का मामला है। इसके साथ साथ ये भी इत्तला आई है कि कोई 25 के करीब ऐसे अरकान हैं, 22 के करीब, जिन्होंने एक अलग से भी इजलास बुलाया और एक तवील नशिस्त की। उन्होंने ये भी वाज़े किया, उनमें से एक मेंबर ने, जिसने जंग अखबार से बात की, कि अली अमीन गंडापुर का इस ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें जानबूझकर उनके साथ जोड़ा जा रहा है। हम सिर्फ सूबे की सियासी सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी और जो पार्टी मामलात हैं इस पर इजहार कर रहे थे, ख़यालात का, और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बात कर रहे थे। इसके अलावा एक हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ी जंग भी जारी है। शेख वक़ास अकरम और सुहेल आफरीदी साहब के दरमियान तनकीद की है शेख वक़ास साहब ने उनकी, और वाइसा वर्सा। तो ये जो सारा इशू है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन किया अरशद अजीज़ मलिक साहब ने, रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा जंग पेशावर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अरशद साहब, अगर आप इजाज़त दें तो तैमूर झगड़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तैमूर साहब, बहुत आपकी पार्टी में हम कह सकते हैं इख्तलाफात तो कभी भी छुपे नहीं रहते, मगर क्या सचमुच अब सुहेल आफरीदी साहब की जो सपोर्ट है प्रोविंशियल असेंबली में, उसमें भी फ़र्क पड़ा है? आरिफा, मेरे ख्याल में बजट और उसकी ताखीर पे बात ना करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर, उस पे हमने बात कर ली है ना, आज हमने इस पे बात करनी है।
आपसे तो हम आप पूछ लेंगे सिर्फ बजट जो की है, ताखीर पे भी, पहले आप पीटीआई पे तो बताएं। चलिए ये अच्छा है कि पीटीआई पे जब भी नेगेटिव बात होती है तो उस पे सारे टीवी चैनल्स बड़ी खुशी से बात करते हैं, और जब जो है वो इमरान खान के साथ या पीटीआई सर वर्कर्स के हमारे साथ पास जो जो जुल्म हो रहा है, टॉपिक्स हैं हम उन्हीं पे बात करते हैं ना, हम क्या करें, आप हमारी भी तो मजबूरियां समझें। चलिए अगर आपकी मजबूरियां समझ आती हैं, लेकिन उसकी नुकसान जो है वो पूरा पाकिस्तान दे रहा है। मैं आपका जवाब देता हूँ। देखें, हाँ दो जी जी। तीन बातें मेरे ख्याल में जो इख्तलाफात हैं उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता। मैं पहले भी नहीं कर रहा था, और मैंने कंसिस्टेंटली ये भी कहा है कि पार्टी के आगे जाने के लिए द पार्टी हैज टू एक्ट लाइक अ मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन। इमरान खान के पास एक्सेस नहीं है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तीन चार चीजें हो रही हैं। पहली चीज जी ये आरिफा के जो नाराज एमपीएज हैं, आई एम 100% श्योर कि कोई भी इमरान खान के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाएगा। ये जो लोग हवा दे रहे हैं इसको, उनको समझ नहीं है कि हर सियासतदान जो कि इमरान खान के साथ खड़ा है और बिलखसूस 9 मई के बाद खड़ा है, उसको ये पता है और उसको इसका क्रेडिट जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक इनमें कुछ लोगों की नाराजगी होगी, वो मेरे ख्याल में होगी। वो इतनी बातें जो है वो निकल आ गई हैं कि उनकी वजह भी जो है वो सामने आ गई है। इसका सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। सीएम साहब ने थोड़ा सा टाइम इन एमपीए इसको देना, एंड आई थिंक इट शैल बी सॉल्व्ड। तीसरी बात ये है, मेरे ख्याल में जो एक जड़ है, जो एक साजिश है, जो कि साफ जाहिर है, इस पे अरशद साहब भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो शेर अफजल मरवत साहब ने केस किया है, मतलब यहाँ पे अब हर चीज और उसके पीछे क्या है वो पता चलता है कि शेर अफजल मरवत साहब जो अपने आप को इमरान खान का फॉलोअर कह रहे हैं, उन्होंने केस की बुनियाद ही ये बनाई है कि इमरान खान डिस्क्वालिफाइड है, इसलिए उनके कहने पे चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। इस सारे मामले का मकसद ये है, वो भी क्लियर है। सही। और वहां पे मेरे ख्याल में आरिफा अली अमीन गड्डापुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक तो ये कि ऐसे हालात में जहाँ पे इनके जो भी इख्तिलाफात हैं, कि वो जाके पहले बंदे होते जो कि चीफ मिनिस्टर की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में भी शरीक होते, और कि वो जाके अपने आप को पब्लिकली डिसोसिएट भी करें, कोर्ट में भी डिसोसिएट करें कि ये जो केस ठीक। फाइल किया गया है, इट्स ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ही इज रिजाइंड ऑफ हिज फ्री विल। मतलब no one in the party should बिल्कुल be ठीक। allowing other forces to manipulate जो पार्टी में ऑलरेडी हो रहा है। बिल्कुल सही। और सर और कुछ नहीं तो उनको शेर अफजल मरवत साहब को पे तो तनकीद करनी चाहिए कि उन्होंने ये पिटिशन फाइल की है। अरशद साहब, आपने तैमूर झगड़ा साहब की बात की, आप ऑब्वियसली इस इशू पे रिपोर्ट भी करते रहे हैं। कुछ हमें समझाएं कि असल में ये कितने अराकीन हैं और सचमुच क्या वो किन इश्यूज़ की वजह से नाराज़ हैं या उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर आला की तरफ? बहुत शुक्रिया आरिफा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सिर्फ ये है कि एक ग्रुप बन गया है जो नाराज़ लोग हैं। और जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया उसी दिन व्हाट्सएप में सीएम साहब को इस किस्म का मैसेज नहीं करना चाहिए था कि पार्टी के अंदर का जर्नैल जो है वो पार्टी के बाहर के जर्नैल के साथ बातचीत कर रहा है और मेरी हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया। शफीक जान साहब से मैंने उसी रात पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि जी 75 लोग आए थे। मैंने लिख दिया अपनी स्टोरी में 75 लोग आए थे। एक्चुअली वहाँ पे 53 लोग आए थे जिनके नाम, आपको पता है कि सीएम हाउस ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप कोई गुजरे और आपको को पता न लगे। तो बहुत सारे इदारे वहाँ पे होते हैं, सबको पता है। नाराज जो लोग हैं वो उनका जो एक खत भी सामने आ चुका है, मेरी बात भी हुई नाराज लोगों से। कुछ उनके जो गिले शिकवे हैं वो दुरुस्त हैं, कुछ वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने जारी किए हैं। जैसे वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करते हैं या वो कहते हैं कि जनाब गवर्नेंस की बात करते हैं। असल में तो उनकी बात भी वज़न है उसके अंदर। यानी जब आपने एक्सपेंशन करनी ठीक। थी कैबिनेट के अंदर तो आपने मशवरा नहीं किया। तो वो बात उनकी जो ये जो 27 लोग हैं कह रहे थे कि जी हमारे साथ मज़ीद लोग भी हैं। तो कुछ कभी कम हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे तैमूर झगड़ा साहब ने कहा कि सीएम साहब से मिलेंगे तो कुछ हालात बेहतर होंगे। लेकिन
मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करता हूँ कि अरशद साहब ये माफ करिएगा आपकी सोए बात यहाँ काट रही हूँ, मगर उनके शिकायत किस किस्म की है? कई दफे सियासतदानों की शिकायत ये होती है उनके हल्के के कुछ काम फंसे हुए होते हैं। आपने कैबिनेट का जिक्र किया, आप 27 के 27 लोग तो कैबिनेट में शमूलियत के लिए उम्मीद नहीं लगा सकते। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू? बिल्कुल आरफा, मेरी बात जब हुई तो हर एक के डिफरेंट बात थी, मतलब कोई एक वो नहीं था। मिसाल के तौर पर एक जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि जी ये तो मेरिट पे होना चाहिए था, वजारतें मिलनी चाहिए थी। यहाँ ऐसे लोगों को दिया गया जैसे शकील साहब को दिया गया है। शकील वो उस पे ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस थे। इमरान खान साहब ने जब ये बात सारी आई थी तो उनको हटाया गया था, अगर आपको जी याद हो। उनको फिर ले आए कैबिनेट में, सीएनडब्ल्यू दोबारा सीएनडब्ल्यू दे दिया गया। फिर यहाँ पे जो फैसल खान तरकई हैं और साथ में आकिब खान है, ये असद कैसर साहब के भाई हैं, दूसरे शाहराम तरकई के भाई हैं। इनको हटाया गया था और अली अमीन ने ये कहा था कि जनाब इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इमरान खान साहब ने मुझे कहा इनको हटा दो। तो वो उनकी शिकायत ये थी कि एक मेरिट पर होना चाहिए था, फिर जूनियर लोगों को हल्कों में दिया गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और सीनियर को जी इग्नोर किया गया है। फिर आप यकीन करें एक एमपीए मुझे कहने लगे कि जी आपको सोहेल अफरीदी साहब मैसेज पे का जवाब देते हैं, तो मैंने कहा हाँ मुझे दे देते हैं जवाब, मैं कुछ पूछता हूँ तो। हम्म उन्होंने कहा हालत ये है कि हम मैसेज करते हैं जवाब नहीं आता, हमारी कॉल अटेंड नहीं की जाती, सही हमसे मुलाकात नहीं की जाती, हमारे इलाके में जो फंड्स देने हैं उस हवाले से फंड्स नहीं दिए जाते। हमसे लोग मांगते हैं कि भैया आप यहाँ हमारी नौकरियों का बंदोबस्त करें, यहाँ पे और मसाइल हैं लोगों के। तो आपको पता है एक एमपीए जब आ जाता है तो पूरा हल्का उसके ऊपर आ रहा होता है कि भाई मुझे हमारे ये काम करो। तो वो कहते हैं ये काम हम कैसे करेंगे, और अब जब हम जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स को मिलने, उनको भी पता है कि हमें चूंकि सीएम साहब नो लिफ्ट है, तो वो भी हमें हमारी इज्जत नहीं करता बल्कि जी बेइज्जती होती है वहाँ पे। अफसर वो वाकई अफसर कई इन्होंने पार्लिमानी सही कमेटी के जो इजलास हुए हैं उसके अंदर एमपीएस ने बताया कि किन किन सेक्रेटरी ने बदतमीजी की है। तो इस हद तक वो हालात हम्म उन्होंने बयान किए। फिर उन्होंने अपने खत में जो मजीद डाल दिया कि जी गवर्नेंस नहीं है सूबे में, सबको पता है, बदअमनी है, सबको पता है। फिर इमरान खान साहब की जो तहरीक है उसको कहा गया था कि जी हम तहरीक चलाएंगे, तो आज तक कोई लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, आज तक कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया गया। तो ये ये तो कुछ चीजें अब उनकी अपनी थी, कुछ चीजें अरशद जी। साहब ये तो मतलब कि खिचड़ी बनाने वाली बात है ना कि सब कुछ ही डाल दिया उन्होंने खत में। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से और अरशद अजीज मलिक साहब से। तैमूर साहब, कुछ तो इसमें फिर कोताही लग रही है चीफ मिनिस्टर साहब की। ऑब्वियसली अगर हल्के के लिए फंड्स नहीं मिलेंगे तो एमपीए नाराज़ होगा, अगर एमपीए राब्ता करेगा चीफ मिनिस्टर से, वज़ीर आला जवाब नहीं देंगे तो एमपीए नाराज़ ज़रूर होगा। सो ये अगर आप पहले इन दो बातों पे कर ले तो फिर जो कैबिनेट के हवाले से इल्ज़ाम है उसको भी डिस्कस करते हैं सर। देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई की जो पोजीशन होल्डर लीडरशिप है, उनको ये बात समझनी है कि जब इमरान खान बाहर हो तो इमरान खान साहब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, या जब उनके पास एक्सेस हो तो वो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ठीक है जी, तो वो फिर इमरान खान से जो है वो बहुत से डिसीजंस एंडोर्स करा के कर देते हैं, ठीक है जी, वो आपका एक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म हो जाता है। आपको पता है कि पीटीआई इन दैट वे, वहां पे कोई ये नहीं कह सकता कि तैमूर झगड़ा इससे सीनियर है या फलाना तैमूर झगड़ा से सीनियर है। यहाँ पे मेरे ख्याल में चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट सबको ये समझना है कि ये कलेक्टिवली हर जो बंदा है उसकी पार्टी है, खास तौर पे जिन्होंने ये एफर्ट की है। अब देखिए, ऑनेस्टली मैं इंडिविजुअल चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो गलत तरीके में कर रहा है वो पार्टी का मजाक बना रहा है। लेकिन ये इसमें जो चीजें सही है जहां तक, वो अंदर जाके सॉल्व होनी चाहिए। मैंने सीएम साहब को अपना फीडबैक जो है वो पर्सनली दिया है, राइट। अब ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि यस, द चीफ मिनिस्टर हैज टू रीच आउट, राइट, क्योंकि ये हम नहीं समझ सकते, ये कोई शहंशाहत नहीं है। पर मैं दोबारा से कह रहा हूं, ना मुझे चीफ मिनिस्टर के इंटेंट पे कोई शक है, ना मुझे बाकी मेंबर्स पे या उनकी नियत पे कोई शक है।
लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीजें ठीक करनी की है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा मकसद है। वरना 20-30 तो सब मैं आपको जो है वो गिले मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आपको अरशद अजीज मलिक साहब बता दें कि कौन से गिले। और यहाँ पे ये चीजें जरूरी है। मैं आपको सिर्फ अपनी पर्सनल एक वो बता देता हूँ। मैं जब मिनिस्टर था, आई वेंट आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर नॉट जस्ट कि मेरा कोई रिलेटिव नहीं, कि कोई बंदा जो मेरे से करीबी एसोसिएटेड भी हो, वो कोई ऐसे पोजीशन में ना आए जहां पे ये परसेप्शन हो सकती है कि वो फायदा ले सके। मेरे ख्याल में जैसे ही पार्टी जो है वो कलेक्टिवली इस सूबे को चलाएगी और लोगों को ओहदों का खौफ और डर और लालच जो बाहर बैठे वो खत्म हो जाएगी। वी हैव टू बी एन एग्जाम्पल फॉर ऑल अदर पार्टीज, नॉट बी अ लाफिंग स्टॉक। सर इस वक्त तो मतलब कि लाफिंग स्टॉक वाली कहानी है, एग्जाम्पल तो आप लोग कोई भी नहीं सेट कर रहे अगर अच्छे से उसकी बात की जाए। बट ये बताएं तैमूर साहब कि आप भी ये समझते हैं कि ये जो नाराज़ अरकान हैं या जो भी इनके इख्तलाफात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनका शेर अफजल मरवत साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब से, या अगर कोई इन दोनों को भी मैनिपुलेट कर रहा है तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है इनका? शायद किसी का होगा। मैं आपको वेरी क्विकली सर, मैं आप प्रैक्टिकली देखें, पॉलिटिक्स में आपके करीबी दोस्त होते हैं, इनमें से कोई ना कोई तो होंगे जो कि उनके दोस्त हैं। There's a lot that I obviously won't say जो आपको अरशद साहब प्रॉब्ली बता सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत से लोगों के जेन्युइनली छोटे मसले होंगे और दोनों साइड पे जो नियत ठीक है सिर्फ वो ब्रिज करनी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये हमने अपने लिए नहीं करना है, ये इमरान खान के लिए करना है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि पूरा निजाम जो है वो इसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि उनके पास लेजिटिमेसी तो नहीं है। लेट्स नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अरशद साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब तो कुछ कहना नहीं चाहते, बट सर अब ये अली अमीन गंडापुर साहब का एकदम कुछ तरीकों से एक्टिव हो जाना, फिर शेर अफजल मरवत साहब का एक्टिव हो जाना, अब शेख वकास साहब की तनकीद सुहेल आफरीदी पर, तो ये बताएं कि ये सब सिर्फ इनकी आपस में मतलब कि जो लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर साहब की जगह पे आए सुहेल आफरीदी साहब, तो बट ये जो अरकान है क्या इनका कोई ताल्लुक कहीं है अली अमीन गंडापुर साहब से, या इस हम कह सकते हैं इस कयास राई से कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो सुहेल आफरीदी साहब की जगह वापस आ जाएंगे एज चीफ मिनिस्टर? देखें, ये तो फैसला इमरान खान साहब करेंगे। जाहिर है कि कोई वापसी इस तरह नहीं होगी। लेकिन सर वो एक और भी तो प्लेयर होता है ना, इनविजिबल फोर्सेस भी होती हैं ना, कई फैसले वो भी करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, वो मैं आपको ये बताऊं कि अभी सुहेल आफरीदी के जानने का वक्त अभी नहीं आया, इतना मेरा ख्याल है काफ़ी है। लेकिन ये है कि सुहेल आफरीदी के और सर पे तलवार जो है ना वो लटक रही है। कोई एक केस नहीं है, एक शेर अफजल का केस है, एक इलेक्शन कमीशन में केस है, एक 9 मई में इनको डाल दिया गया हुआ है। तो कोशिश की जा रही है कि वो केस इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब वो लोग हरकत में आएंगे तो फिर कुछ रुकने का मामला नहीं होगा। लेकिन जब अली अमीन थे तो उस वक्त भी उनके खिलाफ भी साजिशें होती थी और बार बार सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बना दिए गए थे जो अली अमीन पर तनकीद करते थे। और अब जो है वो मामला उल्टा हो गया है, सुहेल आके वहाँ पे आगे हैं। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि सुहेल का चूंकि एक तो मामला ये है कि एक्सपीरियंस नहीं है उसका, उसको ये नहीं पता कि मुझे कितने दुश्मन बनाने हैं। आप देखें ना, कल उन्होंने शेख वकास को भी ये दुश्मन बना लिया, अली अमीन के खिलाफ भी वो व्हाट्सएप ग्रुपों में लिखना शुरू हो गए। एज ए सीएम जो है आपको दिल बड़ा करना होता है, आपको बुलाना होता है एमपीएस को। अब आप कहेंगे जी एमपीए मेरे सीएम हाउस नहीं आएगा, तो ये क्या बात हो गई? तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और सीएम इससे बड़ा बाला होता है, उसको बड़ा दिल करके सबसे तो सर वेरी क्विकली ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? वेरी क्विकली। देखिए उनके साथ भी वही हुआ ना कि जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए उनके इलाके में उनका जो डीसी है वो बदल दें, आप उनका आरपीओ बदल दें, उनके इलाके में जो है ना आप भेज दें जाए जी एंटी करप्शन को जाके जी इंक्वायरियां शुरू कर दे। तो क्या जरूरत है सीएम को जाके कि उनके खामखा उनको तंग करना? मतलब एक पार्टी का एक सीनियर बंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे चीनी की।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे चीनी का, यानी कि शुगर। तकरीबन हर साल ही हम इस मौजू को कवर करते हैं और कहानी भी तकरीबन हर साल यही होती है। और कहानी शुरू होती है जब शुगर मिल के जो मालिकान हैं वो हुकूमत को ये दरख्वास्त करते हैं कि चीनी को इंपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी है मुल्क में। इस दफ़े भी कुछ ऐसा ही हुआ। अखबारों में ये ख़बर आई है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब को ख़त लिखा गया है, जो शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं चौधरी ज़का अशरफ साहब ने, और उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि चीनी की बरामदात के लिए इंडस्ट्री की मांग का जायज़ा लेने के लिए जो एक कमेटी बनाई हुई है उसका जल्द इजलास बुला लिया जाए। उन्होंने ये कहा कि वो इस इजलास जब बुला लिया जाएगा तो उसमें जो एसोसिएशन है वो अपना केस पेश करेगी। ख़त के मुताबिक जो शुगर इंडस्ट्री है उसने ये इस साल में क्रशिंग सीज़न के दौरान सरप्लस पैदा किया है। वो कह रहे हैं कि उनका जो ज़ख़ीरा है वो 7.9 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जबकि मुल्क में जो डिमांड है वो 6.6 है। तो इसलिए उनका ख़याल है कि ये जो एक्स्ट्रा चीनी है इसको अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो उसके बाद जो डॉलर्स कमाने का भी एक मौका मिलेगा मुल्क को, और उससे भी मुल्क का फ़ायदा होगा। अब यहाँ तक तो ये कहानी अमूमन बड़ी अच्छी लगती है, डॉलर्स की ज़रूरत भी है, एक्सपोर्ट्स की भी ज़रूरत है इस मुल्क को, मगर मसला ये होता है कि हर साल जब इसी तरह चीनी को एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके बाद यही शुगर मिल मालिकात जो हैं उनके ज़रिए या दुकानों के ज़रिए पता चलता है कि मुल्क में चीनी कम हो गई है, फिर चीनी की कीमत भी बढ़ जाती है। उसके बाद फिर हुकूमत को चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती है, फिर कभी वो बहुत महंगी पड़ती है, कभी उसकी क्वालिटी का मसला होता है, और हर साल ये कहानी इसी तरह चलती रहती है। हर साल हुकूमतें जो है उन पे तनकीद होती है और हर साल हुकूमतें यही पॉलिसी अपनाए रखती हैं। आप पूछेंगे वजह क्या है, तो वो भी अब सबको ही मालूम है। हर पॉलिटिकल पार्टी में शुगर मिल ओनर्स बैठे हैं, और सिर्फ ओनर्स बैठे नहीं हैं, तकरीबन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ चला ही रहे हैं। तो फिर ये पॉलिसी क्यों ना बने और लोगों का नुकसान क्यों ना हो। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मामूर पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और हमें ज्वाइन किया है मियाँ उमैर मसूद साहब ने, मरकज़ी सदर किसान इत्तेहाद। हमने कोशिश की थी कि हम शुगर एसोसिएशन से भी किसी को गुफ्तगू में शामिल करें, बट अनफॉर्चुनेटली we couldn't find anyone who was free. Welcome to the show, gentlemen. जी सनाउल्लाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये अब कहानी तो हम सबको ही, मेरे जैसे इंसान को भी जिसको मईशत समझ नहीं आती, रट चुकी है। इस साल भी ख़त तो सर आगे अब आगे क्या होगा और क्यों ये हर दफ़े एक्स्ट्रा शुगर बन जाती है? पहले तो मुझे यहाँ से अगर आप समझाएं कि ये चीनी एक्स्ट्रा बनती क्यों है जब उनको पता है कि मुल्क में चीनी कितनी इस्तेमाल होनी है। बहुत शुक्रिया आरफा। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है ना, एक्सपोर्ट ख़ासकर, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम 25 मरतबा IMF के पास गए हैं। आज से चंद साल पहले अगर आप 10-12 साल पहले चले जाएँ ना, तो आपकी कॉटन की जो पैदावार थी 14 मिलियन बेल्स थी। वो अब आपको पता है कितने पे आ गई है? 5 मिलियन बेल्स पर, और आधे से भी कम। जी, और वो हम अब कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह शुगर मिल है कि आपने हर कॉटन ग्रोइंग एरिया में शुगर मिल लगाने की इजाज़त दे दी, और इस वक्त आपकी 80 के करीब शुगर मिले हैं। और वो मोस्टली आपको पता है इस वक्त जो इक़्तिदार में बैठे हैं, सियासत में हैं, हमेशा ही होते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के भी हैं, नून लीग के भी हैं, बाकी भी ताकतवर लोग हैं। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत अगर उसके 4 पाँव हैं ना, या 2 हैं, तो एक वो शुगर इंडस्ट्री पे खड़ा है। अगर शुगर इंडस्ट्री उसको हटा ले ना, तो वो धड़ाम से नीचे आ जाएगा। वो फाइनेंसिंग भी करते हैं। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह है कि आपकी शुगर मिले हैं और आप डिसीजन मेकर भी हैं। मतलब उसकी मैं एक मिसाल दूं, हारून अख्तर साहब हैं, उनकी 2 या 3 शुगर मिले हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मेरे अपने शहर में भी है, और वो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं और इन कमेटियों में भी शामिल हैं। और तकरीबन हर हुकूमत में वो दोनों भाई कोई ना कोई शामिल होता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे गेम हुई है IMF में भी। ये जो कहते हैं ना IMF हर चीज़ हमसे कराता है,
अब IMF ने इनको कहा था कि डीरेगुलेट कर दें इस सेक्टर को, जिसे पिछले साल भी हमें बताया जी गया जी, इस दफ़ा भी ये पूरा प्लान था। अब हैरान होंगे आप, पीपल्स पार्टी उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। मेरी ज़ाती राय ये है कि इसको डीरेगुलेट हो जाना चाहिए। एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जो करें, लेकिन प्रॉब्लम हमारे मुल्क का मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं उस तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि वो ज़राअत से वाबस्ता है। हम 16 से 18 बिलियन डॉलर की फूड इंपोर्ट है हमारी, उस मुल्क की जो एक एक डॉलर हम कर्ज़ लेते हैं। और आप हैरान होंगे, हमारे आर्मी चीफ मौजूदा भी या पहले भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो दुनिया के जो दोस्त ममालिक हैं उनको जाके तरले करके ये पैसे लेते हैं। और ये जो 16 से 18 बिलियन डॉलर, आप हैरान होंगे, आप किसको देते हैं पता है? हम यूक्रेन के किसान को देते हैं, हम थाईलैंड के किसान को देते हैं, मलेशिया के। मेरी थोड़ी सी बात ये बड़ी मैं मियां साहब को भी जरा सर, ये बहुत ज़रूरी है, ये वेरी क्विकली सर, बड़ी क्विकली है। हम अपने किसान को 1 अरब डॉलर देने को तैयार नहीं है। उनको हम 18-20% पे 50,000 का कर्ज देते हैं, 20-20 हज़ार पे DAP देते हैं, खादें दुनिया में सबसे महंगी देते हैं, दुनिया की महंगी तरीन बिजली देते हैं। आप 1-2 बिलियन डॉलर उनको दे दें, आपका 18 बिलियन डॉलर बच जाएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें सनाउल्लाह खान साहब से और मियाँ उमैर मसूद साहब से। मियाँ उमैर साहब, आपने सुनी सनाउल्लाह साहब की बात। सर, यही ख़ास तौर पे जो उन्होंने कॉटन के हवाले से बात की है, क्योंकि ये तो अब PMLN से भी आवाज़ उठ रही है। हमने अभी साउंड बाइट चलाई है, जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, PMLN के बहुत सीनियर लीडर है, वो भी कह रहे हैं कि आपने कॉटन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी है। क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 89 लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी ये शुगर मिल्स हैं, या 89 शुगर मिल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि इन शुगर फैक्ट्रीज के लिए बाकायदा हर प्रोविंस ने शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट पास किया हुआ है। दूसरा, और कंट्रोल एक्ट सिर्फ और सिर्फ इनको फैसिलिटेट करने के लिए, कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि फार्मर का कोई राइट है, फार्मर्स के राइट का कोई बिल हो, कोई और चीज़ हो। चूँकि हम इतनी बड़ी एक कम्युनिटी है इस मुल्क की, एग्रीकल्चर कम्युनिटी, लेकिन हमारे लिए, हमारे राइट्स के लिए बिल नहीं है, लेकिन शुगर फैक्ट्रीज के लिए बिल है। दूसरा नंबर पे जो रेट की बात करते हैं, लोकल मार्केट में जो शुगर के रेट बढ़ जाते हैं, उसकी आप देखें कि पिछले 3 साल से गन्ने की प्राइस वही आ रही है, बल्कि 2023-24 वाले सीजन में 50-60 रुपए ज्यादा थी मन, यानी 450-500 रुपए तक मन था। लेकिन अब जो है वो शुगर केन का रेट 400 रुपए मन, इस दफा कोई 450 एंड पे 450 हुआ। लेकिन बात ये है कि वो रेट क्यों बढ़ रहे हैं इनके? चीनी के रेट तो बढ़ रहे हैं, शुगर केन के रेट कम हो रहे हैं। फिर इसी तरह हमेशा से ये होता है कि जब भी चीनी कम हो जाती है, पहले कहा जाता है कि जी चीनी वाफर हो गई है, फिर बाद में उसके रेट बढ़ा के कमी की जाती है, कभी इंपोर्ट होती है, कभी एक्सपोर्ट होती है। हमें समझ नहीं आती कि ये एक्सपोर्ट कहाँ हो रही है और इंपोर्ट कहाँ से हो रही है। ये वही चीनी होती है जिसे सिर्फ बदला जाता है, नाम बदल के दोबारा फिर बेच दिया जाता है। दूसरा जो आपको कॉटन का इशू है, सबसे पहले तो देखे ना, कॉटन एरियाज में शुगर मिल लगाने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। आपने पूरी वो एक बेल्ट है जिसमें पानी, शुगर जो है, शुगर केन, उसको तो पानी की इंतहाई जरूरत होती है और वो पानी वाले दरियाई इलाकों में लगाया जाता है। इन्होंने सारा रेगिस्तान में जाके भावलपुर, रहीम यार खां में मिलें लगा दी और उसकी वजह से हमारी सारी कॉटन बेल्ट की बर्बादी हो गई। और दूसरा जो कॉटन का मसला है कि हम देखें ना, जिस तरह सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि कॉटन नहीं हो रही, वो हम इतनी कमी क्यों हो गई? हमारे पास तो रिसर्च नहीं है, सीड नहीं है। 1990s में सीड आया था BT1, और उसके बाद आज तक हमारे पास कोई सीड नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है। हमारे रिसर्च के अदारे बिल्कुल फारिग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस सिलसिले में और तबाही फेर दी। इसी तरह आप बाकी फसलों का देख लें, हमारी आलू की फसल गई है, तो आलू की फसल में ये हुआ हमारे साथ कि हमारी कॉस्ट। उमैर साहब, सनाउल्लाह साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। उमैर साहब, ये जो इस सेक्टर को, शुगर के सेक्टर को डीरेगुलेशन करना चाहते हैं आप, जो किसान है उनका क्या मौक़िफ़ है? डीरेगुलेशन किसान को फ़ायदा देगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट इसकी मुखालफत कर रही है और बड़ी शदीद मुखालफत कर रही है। सर देखिए, इंडिया में 26 से 29 क्रॉप्स के रेट फिक्स है। इसी तरह चाइना में रेट फिक्स है। अगर आप क्रॉप्स के रेट फिक्स करेंगे तो मिडल मैन का जो प्रॉफिट है, हम जो 2 रुपए आलू बेच रहे हैं आज,
वो मार्केट में जाके 100 रुपए या 50 रुपए क्यों बिकता है? क्योंकि रेट प्राइस फिक्स नहीं है क्रॉप्स की। अगर हम ये समझते हैं, अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, वो प्राइस फिक्स करे, फार्मर को मुनासिब मुनाफा दे। हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत बड़ा मुनाफा मिले, लेकिन सिर्फ शुगर केन के लिए नहीं हो। शुगर केन इनका अपनी जाती खेती है, ये समझते हैं कि ये मिलें सारी सियासतदानों की हैं, तो वो इसको इस पे ही जोर देते हैं। बाकी इसके अलावा भी मुल्क में फसलें हैं, इन्होंने गंदम को डीरेगुलराइज किया है, उसकी तबाही कर दी कि उसमें 2 साल में, गुज़िश्ता 2 साल में 200 अरब से जायद किसानों का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान सिर्फ हमारा नहीं होता, ये मार्केटें भी वीरान होती हैं, इससे मिलें भी बंद होती हैं। ये किसान ही है जो पैसा, आप देखें ना, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 850 अरब दे रहे हैं। आप अगर किसान को 100 अरब दे दें तो यकीन करें आपको 100 अरब का 1000 अरब बना के देगा। हमने एक बीज लगाना है और उससे 100 बीज निकलने हैं, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आता। आईएमएफ ये क्यों नहीं कहता कि आप 850 अरब जो है वो बांटने के लिए तो है, लेकिन अगर हमारी खाद पे कोई सब्सिडी नहीं है, फर्टिलाइजर पे कोई नहीं है, सीड पे कोई नहीं है, पानी पे, बिजली पे, किसी चीज पे हमारे सब्सिडी नहीं है, लेकिन ट्रैक्टरों को दे दी जाती है ताकि ट्रैक्टर इंडस्ट्री फाल हो सके, लेकिन किसान को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे किसान को, इंडिया में सर 1.7 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की सब्सिडी है सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए। इसी तरह बाकी अमेरिका में भी सही। मियां साहब, अगर आप अब इजाजत दें तो सनाउल्लाह साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। सनाउल्लाह साहब, ये इंडिया का बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपने भी उसका जिक्र किया, वो चीन की भी बात कर रहे हैं। क्या सचमुच ये आईएमएफ की शराइत हैं कि आप सब्सिडी मत दें, आप सपोर्ट प्राइस ना दें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर? आईएमएफ की ये शर्त नहीं है। आईएमएफ क्योंकि हमें तो हुकूमतें यही बता रही हैं कि बिल्कुल ये नहीं है। आईएमएफ की शर्त ये है कि आपने प्राइमरी सरप्लस देना है 2.8 ट्रिलियन का, और आईएमएफ ने आपका एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। अब अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो वो पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा। बुनियादी मकसद ये है, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि शुगर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो फैसला कर रहे हैं जो शुगर इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, वो बिल्कुल यही देखेंगे। तो आईएमएफ ने जो इनके साथ, क्योंकि आईएमएफ ने पैसे दिए और आईएमएफ जहाँ जाता है वो ग्रोथ के लिए बात नहीं करता, उसको इससे कोई परवाह नहीं है कि कोई भूखा मर रहा है, किसी को रोटी मिल रही है, इस मुल्क की आवाम को बिजली का बिल किस तरह आ रहा है, गैस का बिल किस तरह आ रहा है। उनको ये फिक्र है कि आपके जो स्टेटमेंट है, हमारी सरकार को भी फिक्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर फिक्र होती तो वो कम से कम इस किस्म की स्ट्रेटजी लेके आते कि आज ये सूरत हाल ना होती जो बन चुकी है कि आप एक पनिशमेंट टैक्स सिस्टम आपने लागू कर दिया है। और मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ, बाज़ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो उसकी वजह यही थी कि वहाँ नमक पर भी टैक्स लग गया था, और जाके लोगों के घरों में घुस के बाकायदा टैक्स जो है छीना जाता था। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी, आपको देखना पड़ता है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये 26 करोड़ आवाम का मुल्क है। आप कंपनी की तरह उसको रन कर रहे हैं, बैलेंस शीट को देख के रन कर रहे हैं। बैलेंस शीट से मुल्क नहीं चलते भाई, ये जिंदा लोग हैं, इंसान रह रहे हैं इधर। आपने उनकी रिक्वायरमेंट और ज़रूरियात देखनी है, और हुक्मरान जो रियासत का सरबराह होता है उसकी अपनी औलाद सिर्फ नहीं होती, पूरा मुल्क उसकी औलाद की तरह होता है। आपको एक नज़र से सबको देखना पड़ता है। मसला ये है कि हमारी जो हुक्मरान हैं या जो डिसीजन मेकर हैं, वो इस चीज़ की उनके परवाह नहीं है। वो उन्होंने पता ही नहीं है कि उन्होंने कभी बिजली का बिल या गैस का बिल जमा भी कराया है। बिल्कुल सही जी। हमारे पास 1 मिनट रह गया। मियां उमैर साहब, आप अगर इधर कुछ ऐड करना चाहें, खास तौर पे शुगर के हवाले से। जी, शुगर के हवाले से एक तो हमारे फार्मर्स की हम दस्त बदस्ता गुजारिश करते हैं कि सलमान शहबाज साहब की रमज़ान शुगर मिल है, उसने किसानों के 3 अरब पिछले सीजन के देने हैं। खुदारा एक तो हमें वो पैसे दे दे, हम आपसे, हम लड़ नहीं सकते, हम कमज़ोर लोग हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरा, मेरी गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब से अपील है कि ये सेक्टर तबाह हो रहा है, इसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है, इसके लिए कोई खसूसी तवज्जो दी जाए, वरना ये किसान भी तबाह हो जाएगा और ये मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब हालात इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं। हमारा कोई फसल जो है, हमें तो ये शुगर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो गंदम तहसील से बाहर नहीं जाने देते। पुलिस भी खड़ी है, आईबी की खड़ी है, इंतज़ामिया भी खड़ी है, हमें तो तहसील से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं है गंदम,
ये तो बाहर के मुल्कों में भी अपनी शुगर भिजवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।